देखो देखो हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन में जो पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पार्ट 3 के बारे में जान रहे थे कि फंडामेंटल राइट के बारे में ये बताता है। कितने से कितने आर्टिकल्स बताए हुए हैं तो आपको पता है। इसमें टोटल जो आर्टिकल हैं आपके, वो 12 से लेकर के और 35 तक के आर्टिकल्स को बताया गया है। ठीक है, कितने हैं? 12 से लेकर के 35। तो ये जो 12 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल्स हैं, उनमें हम जान रहे थे कि कितने तरीके के राइट्स के बारे में आपके बारे में जिक्र किया है। यहाँ पर आपके जो फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट को हमने देखा कि यहाँ पर पहले राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 4 राइट हो गए। इसके अलावा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके बारे में हमने बात करी। और एक होती है रेमेडीज, इसे बोलते हैं, रेमेडी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड कराता है कि अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट जो है उसका अगर किसी भी तरीके का ब्रीच होता है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का ब्रीच होता है, तो आप 226 में जाते हो। लेकिन यहाँ पर केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, मतलब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जो होती हैं कार्रवाइयां, उसके बारे में बताई हुई है कुछ रिट्स, जिनके लिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो हमने यहां तक की बातें करी। इसमें मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है वो कहां से आया है। ह्यूमन राइट का ही एक पार्ट होता है, बेसिक पार्ट जो है वो किसका है? ह्यूमन राइट का। और साथ ही साथ मैंने ये बताया कि ह्यूमन राइट कहाँ पे बता रखी है, तो ये आपके यूएचडीआर जो है, यूएसडीआर जो होते हैं उसके अंदर इन इस तरीके की ह्यूमन राइट्स को बारे में बताया हुआ है। डिक्लेरेशन है आपकी इंटरनेशनल लेवल की, उसके अंदर इसके बारे में काफी जानकारी दी गई है। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ और भी चीज बताई थी, जैसे कि इसको सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, तो वहां पर सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाए थे कि कहाँ कहाँ से ये सोर्सेज, ये जो संविधान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, इसके अंदर ये चीजें आई कहाँ कहाँ से ये कंसेप्ट लिए गए हैं। जैसे सिंगल सिटीजनशिप का, डुअल सिटीजनशिप है ना, डुअल सिटीजनशिप है या नहीं है, कहाँ है ना। जिसके इसके तहत मैंने आपको अमेंडमेंट के बारे में बताया कि अमेंडमेंट के प्रोविजन कहाँ से आए, इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से आया, बताया सारी चीजें। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही है यूएस से हमने इनको लिया है। फिर मैंने आपको एक और चीज बताई जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, वो थी कि भाई ये सबसे पहले सेक्शन आर्टिकल नंबर 12 जो है आपका, वो 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है? स्टेट को डिफाइन कर रहा है। वो बताता है कि स्टेट कौन सा है। तो यहां पर स्टेट बताया हुआ है आर्टिकल नंबर कौन से में? 12 में। आर्टिकल नंबर 12 जो है आपका, वो बताता है आपको स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हमें स्टेट के बारे में पता चल जाएगा, स्टेट का मतलब हर जगह पर इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 12 जो है स्टेट के बारे में खुद ही बताता है, क्या बताता है कि स्टेट का मतलब क्या होगा, कोई भी गवर्नमेंट है या कोई क्या है, लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, मतलब लेजिस्लेशन ऑफ यूनियन क्या है आपके पास? पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट या लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो जो है आपकी अलग से एक सॉवरेन अथॉरिटी है, जिनके पास ये पावर होती है कि वो आपके लिए क्या बना सकती हैं? कानून बना सकती हैं। वो सॉवरेन पावर होती हैं, वो सॉवरेन पावर का यूज करती है ना। अब इसी तरीके की चीज जो है आपको वो कहां पढ़ने को मिलती है, इसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। क्या बताया था? जैसे कि लोकल अथॉरिटीज के बारे में। अब ये जैसे स्टेट के बारे में बता रहा था, तो दो चीजें तो मैंने आपको यहां पर कल ही बताई थी। एक तो क्या थी? गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, है ना। फिर बताया था ऑल लोकल अथॉरिटीज, वहां पर शब्द यूज किया गया है, जिसको डिफाइन किया गया है आपके जनरल क्लॉजेज एक्ट के जो 1897 में आपका आया था, सेक्शन नंबर 3 का सब सेक्शन नंबर 31, इसके अंदर इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई थी परिभाषा, और इसके तहत मैंने आपको परिभाषा लिखवा भी दी थी। ठीक है ना, जिसके अंदर म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल बोर्ड जो है, और उनके अंदर जो काम करने वाले जो चीजें हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशन उसके अंदर आ जाते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बताई थी यहाँ पर, अदर अथॉरिटीज के बारे में, क्योंकि आपने एक शब्द पढ़ा था, वहां पर लिखा था कि अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द, क्या लिखा है बताओ? अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके कंट्रोल के अंदर आने वाली जो भी संस्थाएं होंगी, जो भी बॉडीज होंगी, उनको भी ये क्या कह रहा है, वो भी क्या कहलाएंगी? किसके लिए? स्टेट कहलाएंगी।
और सबसे मेन बात जो है वो कह रहा है कि ये सारे स्टेट तभी कहलाएंगी जब वो कहां पर है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी पर अगर है वो है, तो वो सब चीज क्या कहलाएंगी, स्टेट कहलाएंगी। अब आपको यहां तो पता चल गया किस चीज के बारे में, स्टेट के बारे में, कि स्टेट क्या होता है। लेकिन आर्टिकल 13 जब पढ़ोगे, अब मैंने बताया था आपको कि स्टेट यहां पर इसलिए डिफाइन करना है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इस चैप्टर जो पार्ट नंबर 3 है इसमें तो है ही इसका रोल, इसके अलावा पार्ट नंबर 4 जो है डीपीएसपी, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके अंदर भी इसका काफी रोल पढ़ने को मिलता है। अब ये स्टेट जो है, अब इसके पास पावर तो है, लेकिन ये क्या कर सकता है, जब कानून बनाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 13, क्योंकि कानून बनाने का तो कुछ नहीं बताया ना यहाँ पर तो केवल क्या डिफाइन किया आपको, स्टेट क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताई हुई है। लेकिन जैसे मैं कल बता रहा था कि इनके पास, स्टेट के पास क्या होती है, लेजिस्लेटिव पावर होती है, ये कंट्रोल कर सकती है, रूल रेगुलेशंस बना सकती है, तो उनके बारे में बताया भी तो होगा कहीं कि कैसे बनाएगी, तो उसी के बारे में बताया हुआ है आर्टिकल नंबर 13 में। देखो एक बार आर्टिकल 13 क्या कह रहा है, वो आपको दोनों तीनों तरह के लॉज के बारे में बताता है। कह रहा है कि अगर कोई प्रीवियस लॉज बने हुए हैं, जैसे बोलते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, क्या बोलते हैं उनको, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ऐसे लॉज जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक हो गए हों। समझ में आ रही बात मेरी? दिशा जी बताइए, अनुष्का जी, ऐसे यस। लॉज जो कि कब बने हों, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पहले ये बताओ, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ? हाँ, दिशा जी बताइए, कौन सी डेट को कॉन्स्टिट्यूट कमेंसमेंट हुआ था? सर या 26 जनवरी 1950। हाँ, कल परसों ही आ रहा है ना, रिपब्लिक डे जिसे कहते हैं अपन, 26 जनवरी 1950 को आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इसी दिन आपका कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डेट कहलाती है, ये है ना, इन्फोर्समेंट जिस दिन हुआ था इसका। तो उसी के बारे में यहां पर चर्चा चल रही है कि कह रहा है कि, क्या कह रहा है ये, कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज अगर बने हुए हैं, एक तो वो, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास और गवर्नमेंट थी भाई, 1935 का एक्ट था ना, तो गवर्नमेंट, जनरल गवर्नर हमारा गवर्नमेंट ही तो थी, उनके द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं। और ये कहता है कि ऐसे लॉज जो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कह रहा है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाए हो, वहां पर शब्द यूज किया गया है आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज 2 में, स्टेट शैल मेक, या शैल नॉट मेक लिखा होगा वहां पर, लिखा है ना, वो रेस्ट्रेंट कर रहा है कि कोई भी ऐसा कोई लॉ जो है स्टेट नहीं बनाएगी। कब बनाएगी? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम आजाद हो गए हैं, हमारे लिए एक संविधान बन गया है, तो ऐसा कोई कानून गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे स्टेट का मतलब समझ में आ गया ना, स्टेट शब्द कहां यूज किया गया है, 12 में, जो 12 में शब्द यूज किया गया है उसी को आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज 2 में यूज किया गया है। और उसी के लिए कहा है कि कोई भी इस तरीके का लॉ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाएगा जो कि, और कब की, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट, इनको क्या कर रहा हो, वॉयलेट कर रहा हो, इनको इन्फ्रिंज कर रहा हो, एंक्रोच करने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो लॉ क्या बन जाएगा, वो लॉ जो है वो वॉइड हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की गई। अब ये होगा कैसे, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक विधा बनाई गई है, जिसको क्या कहता है, जिसको क्या कहा जाता है बताओ, उसे कहता, कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है वो, जुडिशियल रिव्यू होता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले कल के जो केसेस थे उनके बारे में मैं आपको बता ही रहा था, कल के केसेस के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारियां दी थी, जैसे कि स्टेट क्यों कहा जाता है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा था, स्टेट किसी भी जगह को क्यों कहा जा रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या पर्पज है। अगर स्टेट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम, मैंने आपको बताया ही था कि जो आर्टिकल नंबर 12 है आपका, बूटा सिंह जी, खुशी जी,
ये अपना फंडामेंटल राइट का स्टार्ट ही किया अपन ने, ठीक है। तो यहां पर स्टेट के मतलब बता रहा है, मैंने बताया आपको कि स्टेट को इसलिए ही डिफाइन किया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा पावर इसी के पास है। ये क्या कर सकती है, इसकी जो पावर है नियम बनाने की, कानून बनाने की, कोई विधा बनाने की, कोई विधि को बनाने की, तो ये क्या कर सकती है, जब इसके पास इतनी सारी पावर है तो ये क्या कर नुकसान पहुंचाएगी, ये किसको नुकसान पहुंचा सकती है, आम जनता को, हमको पहुंचा सकती है, हमारे फंडामेंटल राइट के को उल्लंघन कर सकती है, उसको ब्रीच कर सकती है। तो इसी को रोकने के लिए इसे पहले डिफाइन किया, ये है कौन और ये कहां पे लॉ बना रही है, आर्टिकल नंबर 13 के क्लॉज नंबर 2 के तहत बनाती है लॉ, ठीक है। फिर ये जब लॉ बनाने की कोशिश कर रही है तो कोर्ट जो है, कोर्ट के लिए क्या बता रखा है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसे जुडिशियल रेमेडी एक तरीके से कह रहे हैं अपन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब देखो लॉ को तोड़ने का काम कौन कर रही है, स्टेट, और स्टेट के अगेंस्ट कौन आ रहा है, ये हमें बचाने की कोशिश कर रही है और हम बचे बीच में फंसे हुए हैं इसके। देखो आर्टिकल नंबर 12 यहां से स्टार्ट है और एंड कहां पर है ये, और बीच में किसके राइट है, ह्यूमंस के, सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट है। इनको तोड़ने का काम, उल्लंघन कौन कर रहा है, ब्रीच कौन कर रहा है, स्टेट, लॉ बनाकर, ठीक है। तो जब लॉ बनाया जा रहा है और फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जा रहा है, अब जरूरी नहीं कि लॉ ही बनाया जाए, कानून ऐसा भी हो सकता है जो किसी का शोषण कर रहा हो। तो ऐसी कोई चीज जहां पर कोई नियम, कायदे, कानून बनाए जा रहे हैं किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, तो उसका जुडिशियल रिव्यू के तहत आप रिट पिटीशन फाइल करके क्या कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू करवाओगे और कोर्ट क्या करेगी उस केस में, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देगी और स्टेट के वो लॉ को क्या कर देगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। और इससे क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसलिए ही गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट किसको कहा जाता है, कोर्ट को कहा जाता है, आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहा जाता है। लेकिन गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है, कौन लेता है सब संविधान को बचाने की शपथ, प्रेसिडेंट। तो ये दोनों, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के पास ये इस तरीके की पावर्स होती है ना। अब यहां तक का क्लियर है ये सारा कंसेप्ट, बताइए, बोलिए, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है। जी सर। हम्म। कल मैंने कितने केस लिखवाए थे आपको, एक केस लिखिए, चलो फटाफट से लिखो एक केस। कल मैंने आपको एक केस लिखवाया था, कौन सा लिखवाया था, हाँ एक तो लिखवाया था मैंने, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, ठीक है, बिल्कुल, लिखो एक बार, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के बारे में लिखवाया था मैंने कल, जिन्होंने जो अभी आए हैं वो भी लिख लीजिए, लिखो फटाफट, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, ठीक है, जिसमें किस कंसेप्ट को लाया गया था, इजस्डम जेनरिस, देखो ये लिख रहा, इजस्डम जेनरिस वाला प्रिंसिपल इन्होंने फॉलो किया था, मतलब ये रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच से, इजस्डम जेनरिस को फॉलो किया था रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच से। अब ये इजस्डम जेनरिस मैंने आपको कल ही बताया था कैसे यूज होता है, जैसे मैंने बताया था जहां पर शब्द यूज किया गया है बाइक, साइकिल, कार, रेल, तो यहां पर आगे कौन सा चीज को पूछना चाह रहा है वो, अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, बताओ, वो किसी ऐसी चीज को पूछना चाह रहा है कि इसके अंदर क्या फिल करोगे आप, ऐसा कोई चीज जो किससे संबंधित हो, किससे नेचर हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि देखो बाइक चलाने के काम आती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, साइकिल भी यही काम करती है, कार का भी काम यही है, रेल का भी काम यही है, ठीक है। तो फिर यहां पर भी अगर यहाँ पर नीचे बस लिखा है या कोई और चीज लिखी आएगी तो फिर यहाँ पर बस या कोई और चीज आ जाएगी, मतलब सेम नेचर की चीजें जो हैं
वही यहाँ पर क्रिएट की जाती हैं, उन्हीं को ही इवॉल्व किया जाता है। तो आप जब आर्टिकल नंबर 12 पढ़ते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां पर इंक्लूड शब्द का यूज किया गया है, लेकिन वहां पर चौथा जो चीज है, चौथा वर्ड जो है वो क्या लिखा हुआ है, लोकल अथॉरिटी के साथ साथ वहां पर लिखा हुआ है अदर अथॉरिटीज। क्या लिखा हुआ है, ऑल लोकल अथॉरिटीज एंड अदर अथॉरिटीज। तो जो लोकल अथॉरिटीज तो मैंने बताया था कि सेक्शन नंबर 3 के 31 के क्लॉज में दे रखा है, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का, उसके अंदर दिया हुआ है इसके बारे में। लेकिन जब अदर अथॉरिटीज के बारे में पढ़ते हो तो ये बहुत ज्यादा इंटरप्रेट किए जाने वाला सब्जेक्ट मैटर बन गया, क्योंकि अदर अथॉरिटी है क्या, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट को केवल यही थोड़ा ना है जो कानून बना रहे हैं, इनके अलावा जो इनको इनके अंडर कंट्रोल होने वाली चीजें हैं, इनके अंडर कंट्रोल होने वाली संस्थाएं हैं, वो भी तो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हैं हमारे को। तो फिर उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसलिए जुडिशरी ने क्या किया, बार बार इंटरप्रिटेशन किया, किस डेफिनेशन का, स्टेट की डेफिनेशन का, कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आ गए, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, और लोकल अथॉरिटीज जो इसके तहत बताई गई हैं, और अदर अथॉरिटीज में क्या आएगा। तो उन्होंने कहा कि जब लोकल अथॉरिटीज को देखा तो वहां पर म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, इनके बारे में पता चल रहा था, तो यहां पर भी वही चीजें, उनसे रिलेटेड चीजें ही आएंगी जो कंट्रोल करती हैं इस चीजों। तो वहां पर इजम जनरस का ही प्रिंसिपल फॉलो किया गया। ये बात क्लियर हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने एक और केस लगवाया था आपको, उज्जम सिंह का। क्या केस था बताओ, उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उज्जम, लिखो उज्जम बाई, लिखा हुआ है देखो ये रहा, उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 1963 का केस था, जिसमें मैंने आपको बताया था, इसमें कहा था कि ये जो आपने ये रेस्ट्रिक्टिव एरिया अपनाया है ना, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन किया है इजम जनरस के प्रिंसिपल को लेकर के, इस प्रिंसिपल को सबसे पहले तो इन्होंने खत्म किया, कौन से केस में, मतलब ओवर रूल कर दिया, किस केस को, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस को, और कहा कि ये इजम जनरस का खेल सही नहीं है आपका। किस केस में कहा, उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 के केस में, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या कहा, जब इस विजडम जनरस के प्रिंसिपल को खत्म कर दिया, तो लिखिए थोड़ा सा, इन्होंने यहां पर बताया कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो अदर अथॉरिटी लिखा हुआ है, इसको केवल किस तरीके से समझा जा सकता है, तो इन्होंने लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल स्टैच्यूटरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्मित किए गए हैं, निर्माण किया गया है, संस्था बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना रखे ना बहुत सारी बोर्ड्स, वो। और स्टैच्यूटरी मतलब क्या हुआ, कि जिनको, जिनके लिए अधिनियम बनाए गए हैं, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए कौन सा बनाया हुआ एक्ट, राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट। तो वो एक एक्ट से अधिनियमित होता है, गवर्न होता है। तो ये किसी ने बनाया होगा ना, किसने बनाया था, उसके लिए कानून बनाया गया था, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी क्या, यूनिवर्सिटी कहाँ की है, राजस्थान की, तो नियम कौन बनाएगी, कानून कौन बनाएगी, वहीं की गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या बना दिया उसके लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट। तो ऐसी संस्था जो किसी स्टैट्यूटरी से क्या होती हो, गवर्न होती हो। ये किस केस में कही गई थी बात, उज्जम बाई के केस में कही गई थी। तो लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एंड डिस्टिंक्शंस was made between authorities constituted by an act and those constituted by under the
एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। इन दोनों चीजों को इन्होंने समझाया यहाँ पर। क्लियर होगी बात है? ऐसे ही फिर से एक और केस आया था उसी टाइम पर। फिर वहां पर एक आया था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का केस। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1963, AIR 1963 का केस था। यहां पर भी इसी केस में आगे बताया था कि ये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ना, ये भी स्टैच्यूटरी जो कानून, जो अधिनियम एक्ट बोलते हैं जिनको, उनके तहत ही बनाया गया है ये भी। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो, दीज कॉर्पोरेट बॉडीज, मतलब सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, ऐसे लिखो, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दीज कॉर्पोरेट बॉडीज, मतलब राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात कर रहा है, बॉडीज वर स्टेट, ये क्या कहलाएंगे? स्टेट कहलाएंगे। बिकॉज authorities they were authorities created by the statute and rules or regulations made by them या made by government had the force of law। क्लियर हो गई बात? तो इन्होंने इस तरीके से स्टेट को यहां पर डिफाइन कर दिया कि स्टेट का मतलब ये है कि जो कानून से तो बन, उज्जैन भाई में तो ये बता दिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैच्यूटरी लॉ से बने, लेकिन उसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किसने कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल के केस में से भी बना दिया। क्लियर हो गई बात? चलो, एक और केस है यहां पर, वो था लिखो, रमन दयाराम। ये सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं, ध्यान रखना, इन्होंने सबका इंटरप्रिटेशन किया है। इंटरप्रिटेशन किसका हुआ था कि अदर अथॉरिटीज क्या स्टेट हो सकती हैं, तो इन्होंने प्रिंसिपल जनरेट किए हैं। लिखो, रमन दयाराम सेठी, जैसे सुनील सेठी होता ना, ऐसे ही सेठी, वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। अब ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ये है तो प्राइवेट, उसको लेकर के कहा गया कि क्या ये भी स्टेट हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है तो प्राइवेट संस्था, क्योंकि प्राइवेट ने बनाया हुआ है वो, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या ये भी स्टेट की कैटेगरी में आ सकती है क्या? तो उसके लिए कुछ निर्धारित किए गए पैमाने रखे गए। पैमाने का मतलब है कुछ इवेल्युएशन किया गया कि ये क्या गवर्नमेंट के अंडर आएगा या नहीं आएगा, क्या स्टेट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। अगर स्टेट कहलाएगा तो इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं? हम अपने फंडामेंटल राइट को क्या करवा सकते हैं? एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। किसके थ्रू? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। समझ में आ रही मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? क्योंकि स्टेट पता चल जाएगा कि स्टेट है या नहीं है, तो उससे फर्क पड़ जाएगा ना कि आर्टिकल 12 में आता है, तो आप क्या करवा सकते हो? रेट पिटीशन फाइल कर सकते हो उसके खिलाफ। उसी के बारे में बताया हुआ है, लिखिए। इन्होंने कहा कि कब ये पता चल सकता है कि कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो एजेंसी है या नहीं है स्टेट की। ऐसे लिख लो, यहां पर कंसेप्ट ऑफ एजेंसी ऑफ स्टेट के बारे में पता चला। लिखो, इंस्टीट्यूशन, ऐसे लिख लीजिए चाहो तो, टू डिटरमाइन, सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन वेदर एन इंस्टीट्यूशन whether an institution is an instrumentality 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 और एजेंसी ऑफ द स्टेट। तो उसके लिए इन्होंने कुछ चीजों को तय किया कि क्या कोई, अब ये देखो, डायरेक्ट आपको लग रहा है कि क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये इंटरनेशनल अरे एयरपोर्ट वो रिपीट अथॉरिटी। कर देते, क्या हुआ? रिपीट कर देते भी लिखवाया सुप्रीम कोर्ट देखो, डिटरमाइन।
यहाँ पर क्वेश्चन, पहले तो देखो कभी भी कोई भी केस हेल्ड होता है तो एविडेंस एक्ट जो है आपका वो कहता है कि सबसे पहले फैक्ट इशू बनता है। क्या बनता है? तो सबसे पहले बात हुई थी जिसने केस किया था, ठीक है, ये जो ये जो भी था एक व्यक्ति, रमन रमन दयाराम जो नाम का व्यक्ति था, उसने क्या किया कि ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसके ऊपर क्या किया, केस किया। तो वहां पर अब उसने क्या किया, रेट पिटीशन फाइल की होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला फैक्ट क्या था कि रेट पिटीशन तो तभी फाइल हो पाएगी, या उसने अगर फंडामेंटल राइट का ब्रीच किया तो उसके अगेंस्ट तो एनफोर्स करवाते हो आप। तो उन्होंने कहा कि क्या, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है, क्या ये स्टेट है, वेदर इज अ स्टेट और नॉट। या जो अभी आपने केस पढ़ा था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके अंदर बता ही दिया था कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या है, एक तरीके की एजेंसी ऑफ स्टेट है, क्योंकि वो गवर्न किससे होती है, स्टैचुरी अथॉरिटी, मतलब स्टैचुटरी या एक्ट से गवर्न होती है, वो जो उनके द्वारा बनाए गए हैं उनसे मैनेज होती है। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने भी यही कहा कि क्या, तो मैंने जो लिखवाया उसे लिख लीजिए वापस से। टू डिटरमाइन, सुप्रीम कोर्ट टू डिटरमाइन वेदर एन इंस्टीट्यूशन, जो ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन कौन सा था, किसके ऊपर विवाद है इस केस में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर। तो कहा कि वेदर एन इंस्टीट्यूशन इज एन इंस्ट्रूमेंटेड मेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट। ठीक है। और इसके अंदर और एक और केस आया था उसी टाइम पर, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, लिखिए उसको भी। अजय हसिया, HASIA, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। अगर देखो ये 6-7 केस अगर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ना, इन्हीं में से सवाल आते हैं आपके। वो पूछते हैं कि बताओ इसमें क्या चीज हेल्ड हुई थी, मेंस के लिए भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, ध्यान रखना। अगर वो फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इन्हीं केसेस को बार बार लिखोगे, यही केस काम आएंगे आपके वहां पर भी। ठीक है, लिखिए। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उन्होंने कुछ कुछ गाइडलाइंस को अप्रूव किया कि इनके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो एजेंसी ऑफ द स्टेट हो सकती है या नहीं है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या क्या इन्होंने इन्होंने इसमें 6 गाइडलाइंस दी जिनके आधार पर ये पता चल सकता है कि क्या वो इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट है या नहीं। ठीक है, तो पहला लिखिए, ये खालिद मुजीब का जो केस था ना, ये आपका आया था 1979, वो 1981। 1981 में आया था। जैसे कि इन्होंने कहा, इफ द, लिखो, नंबर 1 करके डालना उस, देखो, इफ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, ऐसे लिखो, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, उन्होंने कहा, या फॉलोइंग गाइडलाइंस आर देयर। जैसे कि सबसे पहला था, नंबर 1 डालो उस पे, इफ एंटायर शेयर कैपिटल, इफ एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉरपोरेशन, ऑफ द कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मतलब बॉडी हो गई, एक इंस्टीट्यूशन हो गया, इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा ही पूरा का पूरा क्या दिया है, शेयर कैपिटल दिया गया है, तो क्या कहलाएगी, क्या स्टेट कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, मतलब वो एजेंसी ऑफ द स्टेट कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। पैसा जब पूरा लगा रही है वो गवर्नमेंट ही, तो वो उस केस में स्टेट होगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, बाय द गवर्नमेंट लिख लिया, लिखो इट वुड बी, इट वुड गो, इसी में लिखो, इट वुड गो अ लॉन्ग वे टुवार्ड्स indicating that the corporation is an
इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट, या आप स्टेट को गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट लगा रही है ना वहां पे। तो गवर्नमेंट का अगर शेयर कैपिटल लगा हुआ है सारा का सारा, तो ये इसका मतलब तो यही हुआ कि वो गवर्नमेंट की कंपनी है। समझ में आई बात? पहला क्लॉज तो ये हो। दूसरा लिखिए, वेयर द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट where the financial expenditure of the state is so much as to meet almost entire expenditure of the corporation, entire expenditure of the corporation। अब यार एक्सपेंडिचर भी सारा का सारा खर्च, अभी तो शेयर कैपिटल की बात हो रही थी, वो कह रहा है कि खर्च भी सारा वही कर रही है। तो या तो ये हो या ये हो, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ये भी गवर्नमेंट ही पैसा खर्च कर रही है ना उसके ऊपर भी। कहा तो उसने शेयर कैपिटल, मतलब उसका आधा या पूरा का पूरा पैसा उसी का ही लगा हुआ है उसमें। यहां कह रहा है एक्सपेंडिचर भी वही खर्च कर रही है अपना, है ना, एक्सपेंडिचर कर रही है उस पर गवर्नमेंट, उस कॉरपोरेशन पर। तो वो भी होगी क्या? कह रहा बिल्कुल होगी। तो इससे क्या कह रहा है ये? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक कॉरपोरेशन तक लिख लिया आपने। आगे लिखिए, इट वुड अफोर्ड, इसका मतलब ये होगा, इट वुड अफोर्ड सम इंडिकेट, कि ऐसा इंडिकेट हो सकता है कि वो क्या है, कॉरपोरेशन है। इंडिकेट ऑफ द कॉरपोरेशन बीइंग गवर्नमेंटल करेक्टर। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा पॉइंट इसी का ही। सर दोबारा रिपीट करना। वेयर द फाइनेंस, लिखिए, वेयर द फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट इज सो मच एज टू मीट ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन, इट वुड अफोर्ड सम इंडिकेशन ऑफ द कॉर्पोरेशन बीइंग गवर्नमेंटल करेक्टर। मतलब उसको देख करके ऐसा लग रहा है, जब इतना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, तो वो क्या लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की ही कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट का ही कॉरपोरेशन है। तीसरा उन्होंने बताया कि यहां पर क्या हो रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप, लिखिए, एग्जिस्टेंस, हेलो, एग्जिस्टेंस ऑफ डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल में अफोर्ड, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल है उस पर, मतलब जो रूल रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए बना रही है उसी तहत वो काम कर रही है। ठीक है, उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब स्टेट का ही कंट्रोल है उस पर, तो जब फाइनेंस लगाया, शेयर कैपिटल लगाया, तो इसका मतलब स्टेट का ही पार्ट है वो। इसलिए वो कह रहा है, परवेसिव कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल में अफोर्ड एन इंडिकेशन। तो ये इंडिकेशन क्या दर्शा रहा है कि दैट द कॉर्पोरेशन इज द स्टेट एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी। कॉर्पोरेशन इज द स्टेट एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी। चौथा गाइडलाइन लिखिए इसका, जहां पर क्या हो, गवर्नमेंट का मोनोपोली स्टेटस हो, मतलब उस कॉर्पोरेशन का क्या हो, मोनोपोली स्टेटस हो। जबकि हमारे यहां पर मोनोपोली स्टेटस के लिए मना किया गया ना। लेकिन अगर कहीं पर मोनोपोली स्टेटस होता है तो वो भी क्या होती है, गवर्नमेंट की ही चीज मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि रेल, रेल किसके अंदर आती है, इज द पार्ट ऑफ द स्टेट, क्योंकि वो मोनोपोली है उसकी। रेल डिपार्टमेंट का जितनी भी जो जगह होती हैं, लिख लो इसे भी। इट मे ऑल्सो बी रिलेवेंट फैक्टर वेदर द कॉर्पोरेशन
relevant factor whether the corporation या institution, ठीक है, enjoy the monopoly status, जब वो अपनी मोनोपोली बनाए रखी थी उसमें, तो वो भी क्या कहलाएगी उस केस के लिए, विच इज द स्टेट, विच इज द स्टेट कन्फर्ड और स्टेट प्रोटेक्टेड, ठीक है। ऐसी लिखी 5th पॉइंट। if the function of the corporation are of public importance, मतलब उस कॉरपोरेशन का जो मेन काम है ना वो क्या करना है, पब्लिक के इंपॉर्टेंस की, मतलब पब्लिक को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है वहां पर। जैसे कि रेल का काम क्या है, लोगों को लाना ले जाना, उसकी पूरी सुरक्षा करना, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम ध्यान रखना, तो वो पब्लिक के इन, मतलब वो पब्लिक के लिए ही कार्य कर रही है सारा का सारा, तो ऐसे केस में उसको हम स्टेट के ही दर्जे पे रखते हैं। आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू द गवर्नमेंटल फंक्शन, और वो जनरली क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट के काम होते हैं उनको वो अथॉरिटी कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो भी एक स्टेट ही कहलाएगा। तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से इज अ एजेंसी का, एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट कहलाएगी उस केस में भी। और छठा है स्पेसिफिकली जो देखी जाएगी सबसे ज्यादा, देखिए 6 में स्पेसिफिकली, if a department of the government is the transfer to the corporation, अगर कोई गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है उसको कॉरपोरेशन में डाल दिया जाता है, उनके लोगों को कॉरपोरेशन में डाला जाता है, मतलब जो प्राइवेट संस्था भी हो चाहे, तो उनके लोग अगर वहां काम कर रहे हैं तब वही क्या माना जाएगा, उसे उसे भी स्टेट का ही दर्जा दिया जाएगा। तो लिखा है इफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू अ कॉरपोरेशन, it would be a strong factor supportive of inference, strong factor supportive of inference of the corporation being an agency of the government। तो ये छठा वाला तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, जब गवर्नमेंट के आदमी उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो इसमें आ जाए। जैसे कि जैसे कि आप एक तरीके से समझो, हमारे यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ना, पहले तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना हुआ है, आजकल क्या हो गया, जो अपना बिजली बनाने की जो संस्था है ना, वो किसको दे दिया है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है इन्होंने। बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है ना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में देने के बाद भी वहां पर जो लोग हैं वो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको सरकार ही तनख्वाह दे रही है। तो क्यों करा ऐसा, क्योंकि प्राइवेट लोगों को देंगे ये काम तो क्या करेंगे, वो ज्यादा एफिशिएंसी निकाल पाते हैं, जबकि स्टेट इतना काम नहीं कर पाती है, ठीक है। तो अब उन्होंने दे तो दिया, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगा उस केस में, स्टेट ही, यही चीज बताना चाह रहा है। क्लियर हो गई बातें, बताओ समझ में आ रही है नहीं आ रही। ऐसे ही यस एक सर, और, आ रही है। क्या हुआ, आ रही है सर समझ में। ओके ओके, देखिए एक और लिखी है इसी और केस सर में। ये हाँ सर एक बात पूछनी थी। पूछो। आपने ये जो गाइडलाइन लिखाई है ये इंग्लिश में लिखाई है और इसको हिंदी में कहाँ से मिलेगी, इस नेट पे मिल जाएगी क्या? क्या बोल रहे हो, देखिए ये गाइडलाइन जो आपने इस केस की लिखवाई है अभी, ये आपने इंग्लिश में लिखवाई है, हमारे को हिंदी में भी चाहिए ये। हिंदी में मिल जाएंगी, ये हिंदी में ही तो बोल रहा था, एक एक चीज को हिंदी में तो समझा रहा था, अभी लिखी नहीं है आपने ये। समझा रहे थे सर बट लिखा आपने इंग्लिश में है ना, तो इसलिए। ठीक है, मिल जाएंगी, हिंदी में मिल जाएंगी। चलो एक और केस लिख लीजिए, इसी के जस्ट अपोजिट, जिसमें कोर्ट ने
उसको जो केस अभी बताया ना मैंने आपको, उसी को ही उल्टा घुमा दिया। हाँ, लिखो, जी टेलीफिल्म्स, जी टीवी देखा है, जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में तो इस केस के अंदर क्या हुआ था कि जो ये जो होती है आपकी, क्या नाम है इसका, बीसीसीआई, बीसीसीआई के ऊपर भी क्वेश्चन उठ गया था एक बार कि क्या ये स्टेट है या नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत तगड़ा फाइनेंस होता है उसमें, क्रिकेट की ये होती है ना, क्रिकेट के सारे सिस्टम को यही संभालती है। तो उसमें भी उसके बारे में चर्चा चलने लगी कि भाई इसको क्या माना जाए, क्या ये स्टेट है या नहीं है। तो उसको लेकर के कोर्ट में जब ये केस गया तो कोर्ट ने हेल्ड किया, लिखो, कोर्ट हेल्ड दैट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो क्रिकेट के लिए यहाँ पर बोर्ड कंट्रोल बनाया गया है, इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंटेलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट, ना तो वो स्टेट की एजेंसी है और ना ही, क्योंकि वो भी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है ना, लेकिन वो प्राइवेट है यहाँ पर। ठीक है।